नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अपना दूसरा वीडियो लेके आई हूँ, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो भी अक्षांश और देशांतर चैप्टर से रिलेटेड है। इससे लास्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, जो कि अक्षांश और देशांतर चैप्टर से न्यूमेरिकल टाइप से क्वेश्चन आते हैं सीटेट, सेट और भी स्कूलिंग एग्जाम्स या फिर जो भी सिविल सर्विसेज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें तो खास करके वो सब क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन को किस तरह से बहुत ही आराम से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत कम लोगों के ध्यान में जाते हैं, तो वो उस वीडियो को आप जरूर देखो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, वो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज देगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करो। हालांकि मैं जो सीटेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रही हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सीटेट एग्जाम के जितने भी सिलेबस होते हैं, मैं सभी सीटेट एग्जाम के सिलेबस को कवर करूंगी। लाइन वाइज लाइन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेके आऊंगी कि सीटेट एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसको पढ़ना कैसे है, और सिलेबस में जो चैप्टर्स होते हैं उसको उस चैप्टर्स में से किस तरह के से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर बहुत डीपली तक जाना है और पढ़ना है। मैं सोशल साइंस में सीटेट या किसी भी टेट के पेपर 2 सोशल साइंस स्टडीज से रिलेटेड लेके वीडियोस आती हूँ और उसी की तैयारी कराना चाह रही हूँ मैं, और उसी की भी कराऊंगी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो सोशल साइंस है वो 6 to 8 लेवल के क्लास के हिसाब से उसमें क्वेश्चंस आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप 6 to 8 के सारे क्वेश्चंस पढ़ जाओ, सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन याद कर लो। उस तरह से कभी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ही अलग तरीके होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ जाना जरूरी होता है, डीपली भी जाना जरूरी होता है, पर हर कुछ आप रीडिंग वाइज पढ़ो, उससे कभी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको डायरेक्शन दिखाऊंगी कि पढ़ना किस तरह से है। तो आइए आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। जिस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको नॉलेज देना चाह रही हूँ, वो मैं आपको आज अभी बताने जा रही हूँ। उस पर आप ध्यान दो, और मेरे पहले की वीडियो को, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया, उसको जरूर सब्सक्राइब करो। उस क्वेश्चन को आप कभी भी मिस ना करो, क्योंकि उस क्वेश्चन पे ध्यान बहुत कम जाता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और उसको किस तरह से बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, वो आप देखो और सीखो। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करोगे, मेरे बताए हुए के हिसाब से अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन की तैयारी करोगे, किसी भी टेट की एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो जरूर सक्सेस पाओगे। क्योंकि मैं सारे सिलेबस को कवर करूंगी, और उस सिलेबस में जितने चैप्टर्स होंगे उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक और किस तरह से वो एग्जाम देना है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से उस क्वेश्चन के ऑप्शन घुमा के आते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें आंसर भी आते रहते हैं, बट हम क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, या क्वेश्चन समझ पाते हैं तो छोटी छोटी भूल हो जाती है। जैसे ऑप्शन भी बहुत सेलेक्टिव होते हैं, क्वेश्चन जो भी तैयार किए जाते हैं बहुत ही विशेषज्ञों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो उसमें ऑप्शन जो होते हैं वो भी बहुत घुमा के आते हैं, छोटी छोटी चीज को चेंज कर दिया जाता है और लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो गलत ऑप्शन करके आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो चलिए आइए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो चलिए ये दोस्तों, आज मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक पे, जो मैं आज को आपको बताने जा रही हूँ। अक्षांश और देशांतर चैप्टर से ये भी आज रिलेटेड है, जो कि थ्योरी के रूप में लेके आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से सीखिए। मैं आपको ये सीखने के बाद ये भी बताऊंगी कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं, किस तरह से ऑप्शन दिए जा सकते हैं, किस तरह से आपको घुमाया जा सकता है। और ये मैंने अक्षांश और देशांतर चैप्टर तो लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिया है, बट वही लिया है जो सीटेट एग्जाम में आता है, जो डीपली तक आता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मुझे फॉलो करो, मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए आते हैं हम अब पढ़ाई पे आते हैं। बातें तो बहुत हो गई है। तो ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब जैसे अर्थ है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिफाइन कर दिया था कि अक्षांश किसे बोलते हैं और देशांतर किसे बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो काल्पनिक रेखा है ग्लोब पे खींची जाती है, इसे हम अक्षांश बोलते हैं, यानी लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो हमारा नॉर्थ टू साउथ जो भी काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जिसे हिंदी में देशांतर बोला जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ग्लोब है, ये इस पे बीचों बीच एक रेखा जाती है जो 0 डिग्री पे निर्धारित की गई है। उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इस रेखा को विषुवत रेखा तो नॉर्मली सभी जानते हैं, लेकिन इस तरह भूमध्य रेखा, जब अगर क्वेश्चन में भूमध्य रेखा करके आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि विषुवत रेखा भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा क्या होता है, तो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो चलिए, ये हमारे ग्लोब पे, जो हमारा ग्लोब बड़े भाग में है, जो हमारी पृथ्वी, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसकी खासियत ये है कि विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि 0 डिग्री पर निर्धारित की जाती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
कि ये हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बीच का जो स्पेस होता है, जिस तरह से ये इस तरह से देखिए ग्लोब पे, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे हम ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड के नाम से जाना जाता है। तो ग्रिड के बीच में कोई भी देश निर्धारित होती है, ग्रिड के बीच में ही कोई भी देश निर्धारित की जाती है। चलिए ये हमारा पॉइंट बनता है, ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत नहीं आते हैं, पर क्वेश्चन का क्या है वो तो किसी भी प्रकार का आ जाता है, तो आपको जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। तो इसे ग्रिड बोलते हैं। तो चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में तो बता दिया था, उसकी वैल्यू भी बता दी थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको IST से इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि 42.5 डिग्री पे, जो कि अर्थ पे जो कि हमारे इंडिया को 42.5 डिग्री पे निर्धारित। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 82.5 डिग्री पे IST मान रखा गया है, हमारे इंडिया को रखा गया है, जो कि 82.5 पे हमारा IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित की गई है। उसी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ही मैंने न्यूमेरिकल बताया है, तो उसमें मैंने आपको इसे इंट्रोड्यूस करा दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ग्लोब पे ये 0 डिग्री, इस 0 डिग्री को GMT बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है, जो कि यहाँ पे इंग्लैंड ही स्थापित है। 0 डिग्री को इंग्लैंड से होके गुजरती है, जो कि GMT है हमारा। तो ये हम जान गए कि ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि 82.5 डिग्री पे कौन से देश आता है और 0 डिग्री पे क्या निर्धारित किया है। तो 0 डिग्री को हम GMT बोलते हैं, वो फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये पूछता है कि कहाँ से होकर गुजरती है, तो आप ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है हमारा 0 डिग्री। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो 82.5 डिग्री जो IST है हमारा इंडिया का, वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जिस तरह से ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो चलिए आइए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इसके बारे में हमें जानना है। अब ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री इधर से जाके एक और 90 डिग्री जो हमारा दक्षिण के साइड में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, एक 90 डिग्री का एंगल इधर बनता है, जो कि हमारा अंशांश जो हमारा की लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड को ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दोनों एंगल को प्लस करने पे, यानी टोटल हमारा अंशांश की जो डिग्रीज होती है वो हमारा 180 होता है। यानी ये 90 एंड ये 90 को प्लस करेंगे तो टोटल हमारा लैटिट्यूड 180 डिग्री काउंट किया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड हमारा देखिए इस तरह से ये पृथ्वी का आधा भाग है, जो कि विषुवत डिवाइड कर चुका है। तो ये हमारा टोटल एंगल ये हमारा 180 बनता है, और ये हमारा साउथ साइड में टोटल एंगल 180। तो हमारा अंशांश आधा हुआ 180 डिग्री एंड हाफ में 180 डिग्री, ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 360 डिग्री टोटल लैंगिट्यूड एंगल बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो अंशांश के जो डिग्रीज होते हैं वो टोटल कितने होते हैं। तो अंशांश का 180 होता है और देशांतर का 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा 2-3 क्वेश्चन तो बन के आ ही गए हैं, कि जो कि आपको जानना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। चलिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में तो जानकारी ले ली है, लेकिन इसका यूज क्या है। अक्षांश और देशांतर जो हमारे अर्थ पे खींची गई काल्पनिक रेखा है, उसका यूज क्या होता है, उसका उपयोग क्या करते हैं। तो ग्लोब पे हम उसका उपयोग किसी भी देश की स्थिति को जानने के लिए करते हैं, कि वो हमारे पूरे वर्ल्ड में ये एक पर्टिकुलर देश कोई भी मान लो, सपोज इंडिया हमारा कहाँ स्थित है इस ग्लोब पे। तो कभी भी हम ऐसे भी नहीं बोल सकते हाँ इंडिया यहाँ स्थित है। उस स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अंशांश और देशांतरीय मान का जानना बहुत ही जरूरी है। उस एंगल के अनुसार जो कि ये हमारे अक्षांश और देशांतर के अनुसार ही निर्धारित की जाती है, उसी के अनुसार हम उसकी स्थिति की जानकारी का पता कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम आते हैं, आप बात करते हैं अपने इंडिया की। तो इंडिया हमारा ये मैंने जो ड्रॉ किया ये कोई मैप नहीं है, मैंने बस आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। तो हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया का भी अंशांशीय और देशांतरीय मान है, जो इस प्रकार से देखिए इतना निर्धारित किया गया है। हमारे इंडिया का लैटिट्यूड वैल्यू जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट निर्धारित किया गया है। इन दो लैटिट्यूड वैल्यू के आधार पे और हमारा लॉन्गिट्यूड वैल्यू भी दिया गया है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट दिया गया है। इन चारों डिग्री यानी लैटिट्यूड्स के 2 वैल्यू एंड लॉन्गिट्यूड्स के 2 वैल्यू
के आधार पे हम इंडिया को मैप में फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारा इंडिया किस ग्रिड पे कहाँ पे स्थापित है। तो चलिए आइए हम जानते हैं इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज डेट कि यह हमारा विषुवत रेखा 0 डिग्री पे है। इंडिया का अंशांशीय मान क्या क्या दिया गया है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये सपोज डेट कि हमारा 0 है, तो 0 से थोड़े से ऊपर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, और दूसरा हमारा वैल्यू है 37 डिग्री 6 मिनट। तो उससे थोड़ा सा एक अंदाज में हम लेके सपोज ही करेंगे। सपोज के अब यहाँ पे तो कोई ना कोई मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है, ये मैंने ग्लोब नहीं बनाया, आपको बताने की तरीका बता रही हूँ कि इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सपोज डेट कि यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट अंशांशीय का दूसरा मान है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 8 डिग्री 4 मिनट को ड्रॉ किया है, फिर एक या दूसरा एंगल को हमने लेके 37 डिग्री 6 मिनट को ड्रॉ किया है। तो हमारा एक जो डायरेक्शन होता है वो तो फाइंड आउट हुआ है इंडिया का। अब हमें देशांतरीय मान भी चाहिए कि देशांतरीय मान हमारा कितना इंडिया का डिसाइड किया गया है, कितने देशांतरीय मान पे हमारा इंडिया स्थापित है। तो लॉन्गिट्यूड वैल्यू है हमारा 36 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो सपोज डेट ये भी हमारा 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम एक अंदाज में यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट मान सकते हैं, और हमारा दूसरा वैल्यू दिया है 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे दूसरा एंगल हम सपोज डेट यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अंशांशीय मान और ये दोनों हमारा देशांतरीय और ये अंशांशीय मान से हमारा इंडिया फाइंड आउट हो गया। तो अभी आपको समझ में आया कि ये अंशांशीय और देशांतरीय मान के आधार पे हम अपने कंट्री को इस मैप में या इस ग्लोब में फाइंड आउट कर पाए हैं। तो आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंशांशीय और देशांतरीय का वैल्यू क्या होता है, क्या यूज होता है, और इसमें मैंने ये भी बता दिया है कि इंडिया का जो अंशांशीय मान और देशांतरीय मान क्या होता है। तो ये भी याद करने की बात है कि लैटिट्यूड वैल्यू माने इंडिया की, ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूड वैल्यू 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो चलिए हाँ, इस ग्रिड के बीच में हमारा इंडिया तो फाइंड आउट हो गया देशांतर और अंशांश और देशांतर के वैल्यू के आधार पे। अब हम इस इंडिया को यहाँ से निकाल के आपको इस मैप के थ्रू मैं समझाती हूँ इसी वैल्यू के आधार पे। तो इस मैप से हमने इंडिया को निकाल के आपको यहाँ पे लेके आई हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको इस तरह से। ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। इस इंडिया के मैप पे हमारा जो अंशांशीय मान दिया गया है एकदम टॉप में, टॉप का वैल्यू क्या है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट साउथ, यानी सबसे बॉटम में हमारा जो वैल्यू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट साउथ में होता है, और जो टॉप में होता है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में होता है। और दूसरा हमारा देशांतरीय मान इस तरह से, जो कि ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट एंड वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट। तो इसमें हमें ये जानना है कि ये जो डिग्रीज हैं, इसके बाद हमें इसका डायरेक्शन भी जानना होता है कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो हमारा किस डायरेक्शन में है। तो हमारा साउथ डायरेक्शन में है। ये जो मान दिया गया वो नॉर्थ में है, ये मान जो दिया गया वो वेस्ट में है, और ये मान जो दिया गया है वो ईस्ट में है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट, एंड ये टॉप एंड ये बॉटम। तो आइए मैं आपको और बताती हूँ कि ये जो हमारा ऊपर का जो इलाका है इंडिया में, ये हमारा इस इलाके में चारों तरफ भू सीमा होती है, जिसको भू सीमा इलाका भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बगल में पाकिस्तान है, इधर चाइना है, कोई भी यहाँ पे समुद्री इलाका नहीं है। इसको इसलिए भू सीमा स्थान भी बोला जा सकता है। इसलिए ऊपर में हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ के साइड में भू सीमा होती है और नीचे में तटीय यानी तटीय मैदान या तटीय भाग बोला जाता है, जो कि समुद्री इलाकों से घिरा होता है। और इधर ही हमारा अंडमान निकोबार ये सब जो टेरिटरीज स्टेट हैं वो सब पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से नीचे के स्थान को तटीय बोलते हैं और ऊपर को भूसीमा। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि जो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट की जो लंबाई है, टोटल लंबाई वो हमारी इतनी है 3214 किलोमीटर। और जो हमारा देशांतर का कुल लंबाई है
जो एरिया है हमारा, जो कुल लंबाई है, सॉरी एरिया नहीं, कुल लंबाई है हमारा 2933 किलोमीटर। और ये पूरे एरिया हमारा, भारत का पूरे एरिया है जो, वो हमारा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछता है एग्जाम्स में कि हमारे अक्षांशीय का जो टोटल हमारे अक्षांशीय का लंबाई है वो कितना है, देशांतरीय लंबाई इंडिया का जो भी हमारा वैल्यू दिया गया उसकी लंबाई कितनी है, और टोटल ये दोनों की लंबाई को मिला के टोटल एरिया हमारा भारत का कितना आता है। तो ये सारे जो है आपको ये याद करने, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये आपको डायरेक्शन बता दिया है, डायरेक्शन भी आप ये वैल्यू के साथ याद करो। ये आपको मैंने पार्ट भी डिवाइड कर दिया है कि ऊपर के पार्ट को भूसीमा बोलते हैं और नीचे के पार्ट को तटीय बोलते हैं, जो कि समुद्री इलाकों से घिरा होता है। ये तो हमारा भूसीमा यानी धरातल, ये धरातल तो इधर भी, पर इधर समुद्र पाया जाता है और इधर धरातल, इधर कोई समुद्र, इसलिए भूसीमा इसको बोलते हैं। चलिए आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टडी पे। तो ये तो बस समझने की बात है और जानने की बात है। ये समझने और जानने के बाद आपको अपने डायरी में नोट क्या करना है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको जानकारी क्या रखनी है, याद क्या रखना है, आप ये ऐसे याद रख लो। ये मैंने आपको समझा दिया है, अब याद रखने की बारी है कि लैटिट्यूड वैल्यू आप याद कर लो, इंक्लूड डायरेक्शन को इंक्लूड करते हुए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वैल्यू याद कर लो, और क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको डायरेक्शन वैल्यूज दे देते हैं पर आपको डायरेक्शन चेंज कर देते हैं क्वेश्चंस में। तो आपको डायरेक्शन भी बहुत ही ध्यान से देखना है, जो मैंने आपको समझाया। ये एंगल लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के टोटल जो एंगल्स होते हैं, ये इस तरह से मैंने जो आपको समझाया है वो मिला के आप ये याद कर लो। इस दोनों अक्षांश और देशांतर के बीच की स्पेस को ग्रिड बोलते हैं। 0 डिग्री हमारे जीएमटी को बोला जाता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है। और ये नोट करने के बाद इतना आप नोट कर लो। दूसरा पॉइंट है हमारा, सबसे उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा काल बोलते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु हमारा कहाँ पे है, ये देखिए। तो ये देखिए हमारा 37 डिग्री 6 मिनट जो टॉप पे है, वहां इसको हम उत्तरी बिंदु बोलते हैं। ये और इसको हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थापित है। दूसरा हमारा दक्षिणी बिंदु, जो कि जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में स्थापित है। एंड स्टार्टिंग में हमारा देशांतर पे आऊंगी तो 68 डिग्री 7 मिनट पे, जिसको कि पूर्वी बिंदु बोलते हैं। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, इसलिए मेरे से डायरेक्शन में कंफ्यूजन हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा ईस्ट है वो 97 डिग्री 25 मिनट पे, यानी हमारा पूर्वी बिंदु की बीथू के नाम से अरुणाचल प्रदेश में स्थापित है। और हमारा पश्चिमी बिंदु जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पे वेस्ट जो है, वो हमारा सरक्रिक बिंदु के नाम से जाना जाता है, जो कि कच्छ गुजरात में स्थापित है। यहाँ पे कच्छ गुजरात, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अंडमान निकोबार और यहाँ पे जम्मू कश्मीर। नाम भी याद कर लो। इस पॉइंट्स को भी क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है, वो भी याद कर लो। ये वैल्यूज सारे इंडियाज का अच्छा से देशांतरीय वैल्यू याद कर लो। भूसीमा, तटीय, ये भी मैंने, ये कुल लंबाई, अंशांशीय और देशांतरीय का टोटल लंबाई एंड प्लस एरिया, ये सब आपको याद करना है। तो आप ये पॉइंट्स जरूर नोट कर ले। ये एग्जाम से पूछे जाते हैं कि दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। ये मैंने सब कुछ आपको वहां पे समझा चुकी हूँ मैं आपको। आप बस ये नोट करके ये याद रखना, अपने दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जरूर से जरूर, मतलब ऐसा इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन। कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, गैप कर करके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, ये भी एक नोट्स करने की बात है, आप नोट कर लो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कि 0 डिग्री पृथ्वी पर वृहद वृत्त का निर्माण करती है, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि 0 डिग्री किस टाइप के वृत्त का निर्माण करती है, लघु, वृहद या मीडियम, इस तरह के। तो आप ये जरूर वृहद वृत्त का निर्माण करती है और इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा के साथ भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, दूसरा नाम उसका भूमध्य रेखा भी है। और दूसरा पॉइंट है मेरा, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के पास जाने के लिए या उसके बीच की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर होती है। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये भी याद करने की बात है, आप लोग याद कर लेना इसको। और तीसरा हमारा, एक देशांतर से दूसरी देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ये हमारा जो विषुवत रेखा है वहां से हम लेंगे तो हमारी देशांतर की दूरी 111.32 किलोमीटर है। बाकी हम अगर 40 डिग्री पे जाते हैं तो वो हमारा 87
किलोमीटर हो जाता है, और बाकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 0 डिग्री होती है। लेकिन उतना आपको डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं, वो बस मैंने आपको जानकारी के लिए बता दी हूँ। बाकी एग्जाम्स में बस यही आपसे पूछते हैं, इसी तरह से पूछा जाता है कि एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन में दे दिया जाता है तो ये इतनी होती है, आप इसको याद कर लो। वो मैंने बस आपको जानकारी के लिए बताया है। चौथा पॉइंट है हमारा, उत्तरी ध्रुव पर यात्रा करने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो उत्तरी ध्रुव पर यात्रा करने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट पिमरी है, और दक्षिणी ध्रुव पर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति यानी या वैज्ञानिक नॉर्वे के अमंडसेन है। ये वैज्ञानिक जो पहले गए हैं इनके नाम से भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप माइंड में रख लो। यानी ये सब चीजें जो मैं आपको लिख के बताई हूँ चार्ट पे, तो ये सब चीज आपको याद करने के लिए मैं बताई हूँ। समझने के लिए तो मैंने आपको समझा दिया है, पर ये सब बातें आप जरूर याद कर लो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ये मैंने जो ड्रॉ किया है वो बस मैंने ऐसे ही कैजुअली कर दिया है। ये मैंने अभी आप लोगों को समझाने के लिए नहीं किया है, मैंने बस ये बताने के लिए किया है कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मेरा यही टॉपिक होगा कि उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल के बारे में मैं बताऊंगी आपको। कर्क रेखा, मकर रेखा और जो भी एंगल्स हैं 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री या फिर वो 0 डिग्री या नॉर्थ या साउथ साइड, नॉर्थ साउथ में जो कुछ भी है उसके बारे में आपको बताऊंगी। और उसके साथ मैं आपको टेम्परेट जोन, ये जितने भी जोन्स होते हैं, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, या ये सब जो भी मैं है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसको बताने के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सीटेट टेट का जो भी सोशल साइंस का पेपर 2 का जो भी सिलेबस है उसके बारे में भी मैं एक बार आपको नोट करा दूंगी, ताकि आप पढ़ो तो आपको सेटिस्फेक्शन हो कि मैं क्या बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ या नहीं बता रही हूँ। तो मैं आपको सिलेबस, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि सिलेबस क्या है टेट का, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि सिलेबस क्या है। लेकिन फिर भी मैं नोट इसलिए सिलेबस आप लोगों को करवाऊंगी ताकि आप लोगों को लाइन वाइज लाइन सब कुछ समझ में आते जाए। तो मैं एक बार आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दूंगी, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को भी समझने में बहुत आसानी होगी और मुझे भी समझाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए इसके बारे में तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप लोग मैंने आज जो भी आप लोगों को बताया है वो सब कुछ आप नोट कर लो। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर बताऊंगी। कोई कंफ्यूजन ना रखे, जहां समझ में ना आए वहां पूछे। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मैं आपको लाइन वाइज लाइन सब कुछ आपको स्टडी कराऊंगी। जो सीटेट एग्जाम्स में, जो भी टेट एग्जाम में, मैंने वहां भी पहले भी बोल चुकी हूँ, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं सोशल साइंस से सब्जेक्ट से लेके हर कुछ आपके सामने आऊंगी। एग्जाम्स में को कैसे आपको पास करना है वो मैं बताऊंगी। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से नहीं आते हैं, किस तरह से ऑप्शंस आते हैं। और 6 to 8 हमारा सिलेबस है। जो पेपर 2 में सोशल साइंस का जो हमारा सिलेबस है वो 6 to 8 क्लास से आता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है कि 6 to 8 के तो सभी चैप्टर को हमने पढ़ लिया है, सब कुछ डाल लिया है, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ पाते हैं, फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों? तो सिर्फ आपको 6 to 8 क्लास को पढ़ना नहीं है। वो बच्चों की तरह जो 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 जो भी बच्चे पढ़ते हैं सोशल साइंस, जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरह से आपको नहीं पढ़ना है। आप यहाँ पे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो आपको उस अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक को जानना है, उसको पढ़ना है, उसको सीखना है। एकदम पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कुछ भी याद नहीं करना है। याद करने से कभी एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। सो गाइज मैं आपको डायरेक्शन दिखाऊंगी, आप मुझे फॉलो करो और मुझ पर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट करो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करो, ना अच्छा लगे तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है नॉलेज लेने में। आपको ना अच्छा लगे तो भी कर दो। चलिए होगा, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक से के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।